तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई होप यू आर बीइंग सेफ। उम्मीद है कि तुम सभी एकदम अच्छे होंगे। तो देखो यार, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइजेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स इन 2022। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही नोबेल प्राइजेस अनाउंस हुए हैं। तो देखो यार, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि नोबेल प्राइज जिस टॉपिक पर उन लोगों को मिला है, फिजिक्स में जिस रिसर्च पर मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बताने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है। तो देखो यार, इस वीडियो को सपोर्ट करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो जाकर फॉलो कर लो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि इस टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, आज सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज किसके थ्रू दिया गया है। तो नोबेल प्राइज दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के थ्रू, और इसे 3 लोगों को ग्रुप में दिया गया है अपनी एक रिसर्च के लिए। ठीक है, अब भैया रिसर्च क्या हुई है जानेंगे सब कुछ जानेंगे, पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसे किसे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहले हैं एलन एस्पेक्ट। ये 1947 में इनका जन्म हुआ था इन एजन फ्रांस। इन्होंने पीएचडी की थी इन 1983 फ्रॉम पेरिस सड यूनिवर्सिटी और से फ्रांस, और अभी ये एक प्रोफेसर के जैसे वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पेरिस सॉसले एंड इकोले पॉलिटेक्निक में, जो कि पैलेस यू फ्रांस में है। दूसरे हमारे हैं जॉन एफ क्लॉजर, जिनका जन्म हुआ था 1942 में पैसेडेना सेंट्रल अमेरिका यूएसए में। इन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी इन 1969 फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए, और अभी एक रिसर्च फिजिसिस्ट के जैसे वर्क कर रहे हैं इन अपनी ही एक एसोसिएशन में, जिसका नाम है जेएफ क्लॉजर एंड एसोसिएशन, जो कि वॉलनट क्रीक सेंट्रल अमेरिका यूएसए में है। तीसरे हमारे हैं एंटोन जेलिंगर, जिनका जन्म 1945 में हुआ था रिएड इम इंक्रेसिस ऑस्ट्रिया में। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी 1971 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में, और अब ये वहीं पर एक प्रोफेसर के जैसे वर्क कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो चलो अब हम इन तीनों के बारे में जान चुके हैं कि ये तीनों फिजिसिस्ट काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, और इन्हें ही अब नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि अब ये और कितने ज़्यादा रिनाउंड हो चुके हैं। अब जिस टॉपिक पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो भैया, अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, पर यार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसे मैं तुम्हें और ज़्यादा सिंपल वे में समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यार क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स यार फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब भैया, मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे? यानी कि हम वहाँ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बोसॉन्स और इसी तरह ग्रेविटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, इस सब की बात करते हैं। ठीक है, जो कि हम अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल अलग है, क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। और अब यार देखो, 1935 के दशक में जब यहाँ पर आइंस्टाइन अपनी जनरल रिलेटिविटी दे चुके थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे, तब ये इस पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशानी आई, और इन्होंने अपनी जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स थी, उनसे जो भी रिजल्ट्स दिए, वो आखिरकार आगे चलकर वो गलत हो गए। ठीक है, उसका रीज़न यार ये नहीं है कि आइंस्टाइन ने गलत दिया था। उस समय के हिसाब से आइंस्टाइन ने बहुत सही बताया था, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आइंस्टाइन इतनी ज़्यादा अच्छे से बता पाते। पर चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी 2022 में इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला है, 2015 से रिसर्च चल रही थी और 2020 में आकर इन्हें इस चीज़ पे सफलता मिली है। तो इन तीनों ने डेमोन्स्ट्रेट किए कुछ एक्सपेरिमेंट, जिससे इन्होंने कहा कि हमारे पास अब पोटेंशियल है इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल पार्टिकल्स दैट आर इन इंटेंगल्ड स्टेट्स। तो अब यार इंटेंगल्ड स्टेट क्या होता है? तो चलो हमने ये समझ लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। अब ये समझते हैं कि इंटेंगल्ड स्टेट क्या होती है। तो देखो, क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा ये बात कहता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर आपस में रख दिया जाए। यहाँ पर डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। अगर मान लो मैं एक पार्टिकल को अर्थ पे रख देता हूँ, दूसरे पार्टिकल को किसी और यूनिवर्स या फिर किसी और गैलेक्सी में रख देता हूँ, तो यहाँ से वो पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर असर डालेंगे। तो भैया, ये कितना ज़्यादा मतलब अजीब सा चीज़ है कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है, और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो अब देखते हैं कि यार आइंस्टाइन के समय में 1935 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जो आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो देखो, 1935 में आइंस्टाइन ने ये देखा
कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दो पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूर हैं और ये एक दूसरे से कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो और देखो दूसरी चीज़ ये है ना कि जो इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र होता है इन दोनों पार्टिकल्स में वो लाइट की स्पीड से भी तेज होता है। और उस समय में हमने जनरल रिलेटिविटी जानी थी, आइंस्टाइन के समय में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ के कि लाइट की जो स्पीड होती है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज़ यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज यहाँ पर इंफॉर्मेशन का वो हो रहा है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यार ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, और उन्होंने इसे कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक भूतिया, मतलब उन्होंने इसे एक भूतिया एक्शन कहा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, और इन्होंने इसे डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आइंस्टाइन ने दो और साइंटिस्ट यानी बोरिस पोडोल्स्की एंड नाथन रोजन के साथ मिलकर एक नया पैराडॉक्स निकाला जिसे कहते हैं हम ईपीआर पैराडॉक्स। और ईपीआर पैराडॉक्स में आइंस्टाइन ने सीधा सीधा ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स से ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें सही हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो पैराडॉक्स का रिसर्च पेपर था, यहाँ पर चीज़ें हम बंद करके रख दिए थे। पर आगे आने वाले समय में जब और रिसर्चेस हुई और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो 1964 में एक और फिजिसिस्ट जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट बेल, उन्होंने अपनी बेल्स थ्योरम दी, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके ये चीज़ प्रूव करी कि यार क्वांटम इंटेंगलमेंट या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट दे रहा था, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर जो डेटा था, वो बहुत ही ज़्यादा सही था और बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट आ रहा था। तो वहाँ पर ये सत्य हुआ, ये चीज़ हुई कि यार क्वांटम इंटेंगलमेंट सही चीज़ है, ठीक है। ये कोई साइंस फिक्शन या फिर कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। इसी तरह अब 1964 के बाद जब ये चीज़ें हुई, ये चीज़ सच साबित हुई, तो इस पर और ज़्यादा साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे। और अब यहाँ पर आकर 1990 के बाद जब हम 2000s में घुसे, ठीक है, 21st सेंचुरी में आई, वहाँ पर और ज़्यादा रिसर्च हुई, और अब जाकर ये चीज़ें हो गई हैं कि हम इसे कंट्रोल और इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, जो कि दो पार्टिकल के बीच में कनेक्शन होता है इतनी दूर दूर के डिस्टेंस में, ठीक है। तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी ये। और क्वांटम इंटेंगलमेंट में अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो ये ऐसा है कि कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। क्वांटम अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो यहाँ पर एक परफेक्ट रिजल्ट दिया जाता है किसी भी चीज़ का, यानी कि अगर मैं किसी वॉल को टच करूँगा तो मुझे फील होगा, मान लो किसी चीज़ को मैंने धक्का दिया तो वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये डिपेंड करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वे में हम क्लासिकल मैकेनिक्स में दे सकते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं, कोई भी रिजल्ट आने की हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं कि ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इस पर हम कोई भी ज़्यादा परफेक्ट मैनर में चीज़ें नहीं बता सकते, ठीक है। तो जैसे अगर हम ये देखें कि हम ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन करते हैं, या तो अप स्पिन होता है या तो डाउन स्पिन होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और सिंपली अगर तुम देखो तो अप स्पिन और डाउन स्पिन हम बता तो देते हैं, पर क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि चीज़ों को हम जब ऑब्जर्व करेंगे उस समय जो चीज़ दिखेगी, हो सकता है कि हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करें और वो हमें अप स्पिन दिखे, तो 10 मिनट बाद उसे ऑब्जर्व करने पर हो सकता है वो डाउन स्पिन होगा। पर क्वांटम इंटेंगलमेंट जब बीच में आता है तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड स्टेट में है, यानी कि उनके बीच में क्वांटम इंटेंगलमेंट शो हो रहा है, तो अगर एक पार्टिकल को हम यहाँ रखते हैं, एक पार्टिकल को दूर, तो अगर यहाँ के पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करने पर अप स्पिन पाते हैं तो इमीडिएटली हम ये समझ जाते हैं कि दूसरा पार्टिकल डाउन स्टेट मतलब डाउन स्पिन में ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ का डाउन स्पिन होता तो हम ये समझ जाएंगे कि वहाँ का अप स्पिन ही होगा। यही होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। और आई होप कि तुम्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और इसीलिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 इन तीनों फिजिसिस्ट को, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तुम्हें, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही यार, वीडियो को सपोर्ट करो। और पिछली एक वीडियो मैंने और बनाई थी, आई होप कि तुम्हें वो भी पसंद आई होगी। आगे आने वाले समय में अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। सो तब तक के लिए इतना ही यार, वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। सो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।